नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बुक नंबर 2 के पहले चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब हमारे भारत देश की आजादी मिली उसके बाद जो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं चुनौतियां आई वो किस प्रकार से थी, तो चैप्टर के वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप वीडियोस को देखें। और एमसीक्यू तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू का वीडियो भी तैयार कर दिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, चैप्टर 1 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू है आजाद भारत के समक्ष मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी। तो देखिए, जब हमारा भारत आजाद हो गया तो उस समय हमारे भारत देश के लिए 3 चुनौतियां थी। वो चुनौतियां थी एकता बनाए रखना, मतलब देश के सभी लोगों को आपस में संयोग के रखना। दूसरा था लोकतंत्र कायम करना, डेमोक्रेसी लाना था हमारे भारत देश में। और तीसरा था समूचे समाज का विकास, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, समाज के सभी लोग विकास करें। ये सब तीनों जो थे वो मुख्य समस्याओं में से था। तो यहाँ पे उत्तर में आप ऑप्शन डी कह सकते हो। उपरोक्त सभी जो थे ऊपर के 3 वो हमारे मुख्य समस्याओं में था। आइए सेकेंड प्रश्न की तरफ देखते हैं। फैज अहमद फैज कौन थे। देखिए, फैज अहमद फैज जो थे वो एक कवि थे, पोएम पढ़ने का काम करते थे। फैज अहमद फैज एक कवि थे, अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में, ध्यान से समझ लीजिएगा। फैज अहमद फैज एक कवि थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है नक्शे फरियादी दस्ते सबा जिंदा नामा किसके द्वारा लिखी गई कविता है। तो ये वही कविताएं हैं जो फैज अहमद फैज ने लिखा है। अगर आपसे 2 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपको इन सभी कविताओं के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फैज अहमद फैज ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। तो वहां पे आप बताएंगे नक्शे फरियादी दस्ते सबा और जिंदा नामा, ये सब फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई बहुत ही पॉपुलर कविताएं हैं। आगे का प्रश्न हमारा कहता है आजादी के समय किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। जब हमारी भारत देश को आजादी मिला उस समय सभी लोगों की सहमति किस बातों पर थी। सभी की सहमति थी लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन। हम सब यही चाहते थे कि हमारे भारत में अब किसी का भी राजतंत्र नहीं होगा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, हम अब अपने डेमोक्रेटिकल टाइप से हम अपने देश को चलाएंगे, मतलब जनता के द्वारा शासन होगा। दूसरा था सबके भले के लिए काम करना है, कोई छोटा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दलित नहीं, सबको साथ में लेके हम सबके लिए काम करेंगे, सबके विकास की बात करेंगे। जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसा ही उस समय भी एक राय था कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 2 राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में हमने लॉन्ग वीडियो डिस्कस किया था अपने चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये किया था मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है कौन सा साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। 1947, जब हमारा भारत आजाद हुआ। बहुत सारी समस्याएं थी भारत के साथ, बहुत तरह की परेशानियों से हम भारत के लोगों ने सामना किया है। उसमें क्या था, अब अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। क्यों, हमारा देश बट गया था, भारत पाकिस्तान हो गया था, इधर के लोग उधर भाग रहे थे, उधर के लोग इधर भाग रहे थे, हिंसा हो रही थी। जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा थी वो अपने से कम संख्या वाले लोगों को मार रहे थे। 1947 का समय था जब हमने ये सब चीजें देखी। आगे का प्रश्न हमारा कहता है द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था। कांग्रेस के द्वारा। जो उस समय भारत के कांग्रेस पार्टी थी ना, उन्होंने मुस्लिम लीग के द्वारा जो आवाज उठाया गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का, उसके विरोध में जमकर आवाज उठाया था, खुलेआम उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवित्री थी। देखिए, अमृता प्रीतम जो थी वो पंजाबी भाषा की बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी कवित्री थी। पंजाबी भाषा याद रखिएगा, अमृता प्रीतम का अगर नाम आएगा तो याद रखिएगा कि वो पंजाब की बहुत ही प्रसिद्ध फेमस कवित्री थी। आगे का प्रश्न हमारा कहता है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था।
आगे का प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको चैप्टर में ये चीजें बताई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। वो देश के बंटवारे के खिलाफ थे, वो विस्थापन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, इधर के लोग उधर जाएं, उधर के लोग इधर हैं, सब कुछ जैसा चल रहा है वो चाहते थे ऐसा ही चले। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू धर्म के लिए भारत दिया गया, मुस्लिम धर्म के लिए पाकिस्तान दिया गया। धर्म के हिसाब से विभाजन हुआ और हमारे देश के दो हिस्से हो गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी कितने फीसदी मुसलमान थे। जो भारत की आबादी थी, जो जनसंख्या थी 1951 के वक्त, उनमें मुसलमानों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 12% था। 12% लोग ही यहाँ पे मुसलमान थे। अगला प्रश्न है हमारा किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा अधिक हुई थी। देखिए लाहौर, कोलकाता और अमृतसर, जिधर मुस्लिम बहुल इलाका था, मुसलमान ज्यादा थे, उन लोगों ने हिंदू मतलब कि गैर मुस्लिम लोगों पर बहुत अत्याचार किया। उनकी बहू बेटियों का इज्जत, उनके घर से उनको अलग करना, उनको लूटना, मारना, हत्या करना, ये सब मुस्लिम धर्म के लोगों ने किया था। कहां किया था? लाहौर में, कोलकाता में और अमृतसर में। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। देखिए जब हमारा भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम भारत को आजाद कर रहे हैं, इसके साथ साथ रियासत जो थी उसे भी आजाद कर रहे हैं। अब जो भोपाल के राजा थे वो कहते थे कि हम संविधान सभा में शामिल ही नहीं होंगे। भोपाल, याद रखिएगा, भोपाल के जो राजा थे, रियासत के मालिक थे, वो संविधान सभा में आना नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे देश के उस समय के दिग्गज नेता, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना ऐसा दिमाग चलाया कि सभी भारत के 565 जितने भी सीमांत थे, रियासत थी, सबको इकट्ठा करके विलय करवा लिया अपने भारत देश के अंदर। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। देखिए 30 जनवरी 1948 का दिन है जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया था। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। पंजाब और बंगाल का जब बंटवारा हुआ, ये विभाजन का सबसे त्रासदी वाला समय माना जाता है। याद रखिएगा, पंजाब और बंगाल, इन दोनों का जब विभाजन हुआ, ये उस समय का सबसे त्रासदी वाला समय माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया वो किस नाम से जाना जाता है। देखिए उसे हम भाग्यवधु के चिर परीक्षित भेंट के नाम से भी जानते हैं और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा किया है चैप्टर को पढ़ाते के समय। इन्होंने क्या बोला था वो भी समझाया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। रजाकार कौन थे? रजाकार गुंडे थे। रजाकार गुंडे थे हैदराबाद के नवाब के, निजाम के अर्धसैनिक भी इसे कहा जाता है। लेकिन आप मुझे समझिए कट्टर हिंदूवादी थे, मतलब हिंदू को देखना नहीं चाहते थे, कट्टर मुस्लिमवादी थे। हिंदुओं को मारना, कुचलना, उनके बहू बेटियों के साथ बुरा सलूक करना, ये इनका काम था रजाकार का। और ये हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम के गुंडे के रूप में जाने जाते हैं रजाकार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है विभाजन के कारण लगभग 10 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। हमारे यहाँ जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तो लगभग 80 लाख लोगों का यहां से जाना हो गया, यहां से विस्थापन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह चले गए। देखिए 80 लाख एक आंकड़ा एक देश के लिए, कुल अगर आंकड़े की बात की जाए तो 1 करोड़ 45 लाख है। कुल संख्या 1.45 करोड़ लोग थे, वो विस्थापित हुए थे एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से हमारे भारत में आए। आगे का प्रश्न हमारा कहता है संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया था जिन्हें राजनीति की जरूर पूरा करना चाहिए। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे ना,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जो थे, इन्हीं के अंतर लोक कल्याण और उनके लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया, बताया गया कि कैसे हम आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से इसका उत्तर है डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारा कहता है सबसे पहले डैश के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की थी? श्रावणकोर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये केरल के एक राजा थे, केरल साइड, भारत के दक्षिण साइड में केरल है, और वहां के एक राजा थे श्रवणकोर। उन्होंने कहा कि भैया हम आजाद रहना चाहते हैं, हम भारत में विलय नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ? किस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। जितने भी रजवाड़े थे सबको मनाया कि भारत में विलय कीजिए। तो जो पेपर पे सिग्नेचर हुआ ना, उस पेपर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ध्यान से रखिएगा यार, आता अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन में किया था। इन्होंने कहा था कि जब हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा, हम भाषा के आधार पर सब राज्यों का निर्माण करेंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ। ये कहे कि भैया आपने तो वादा किया था नागपुर अधिवेशन 1920 की बात है, ध्यान रखिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। अब कीजिए हमारे भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ 15 अगस्त को, उस समय कुल रजवाड़ों की संख्या जो थी वो 565 थी हमारे भारत के अंदर। अगला प्रश्न हमारा कहता है महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से? मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधचंद्र, जो थे वो मणिपुर रियासत के राजा थे। याद रखिएगा, इन्होंने भी कहा था कि मैं विलय नहीं करूंगा, मैं आजादी पसंद करता हूं, मैं आजाद रहूंगा खुद को। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया। ये मणिपुरी है, राजा बोधचंद्र का इलाका है जहां पे सार्वभौमिक मताधिकार का शुरुआत हुआ। ये आजादी के बाद भारत का पहला ऐसा जगह था जहां पे सार्वभौमिक मताधिकार का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। देखिए मद्रास जो था ना, वो पहले सिर्फ, अभी तो उसका नाम तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया है, लेकिन पहले ये मद्रास जो था, इसी के अंदर आपको केरल आता था, कर्नाटक आता था, तमिलनाडु आता था, आंध्र प्रदेश आता था। ये सभी जो राज्य हैं अभी अलग अलग, ये सब मद्रास के अंदर ही आते थे। लेकिन तेलुगुवासी ने, जो तेलुगु भाषा के जो लोग हैं, उन्होंने नागपुर अधिवेशन को लेके अपना कह दिया कि भैया हमको अब अपने भाषा के हिसाब से हमको राज्य दो। तो वो मद्रासी था जहां से तेलुगु भाषी ने कहा कि हम इसे अलग होना चाहते हैं, हमारे लिए अपने भाषा का राज्य बना दो। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश के शासक को निजाम कहा जाता था? हैदराबाद का जो शासक था, हैदराबाद का जो राजा था, उसे हम निजाम के नाम से जानते हैं। हैदराबाद के राजा को हम निजाम के नाम से जानते हैं। निजाम इज द राइट आंसर, सॉरी, हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की? 1952 में। भैया वहां पे एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, 56 दिन तक भूखे रह गए, मर गए भूखे। और जब वो मर गए तो बवाल हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, यहाँ तक कि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम नहीं मानेंगे, सरकार तो बड़ा घटिया है, हमारे नेता को खा गया। तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, कहे कि हम आपके आंध्र प्रदेश को अलग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। याद से, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो पहले ही बता दिए थे ना, 1920 में हुआ था। 1920 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारा भारत देश जल्दी आजाद होने वाला है, जब आजाद हो जाएगा ना भारत, तब आप लोगों के लिए भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करेंगे, सभी भाषा के अलग अलग राज्यों का निर्माण करेंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ था, 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? यही पोती श्री राम लुलू थे।
इन्होंने तो कहा था कि हमारे हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश बना हो अलग भाषा के आधार पर, हम तेलुगु भाषी का ये राज्य होगा। यही वो महान आदमी थे पोट्टू श्री रामालू। 56 दिन तक भूखे रह गए, मर भी गए, उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ जिसमें सिर्फ तेलुगु भाषी लोग थे। आगे का प्रश्न हमारा कहता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य कब बने? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 ईस्वी में बना है। 1987 में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मेघालय राज्य कब बनाया गया था? 1972 में। 1972 में मेघालय राज्य का निर्माण हुआ है। 1972 में 1972 में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के आजाद होने के बाद पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाया गया? 1960 में ना, महाराष्ट्र का निर्माण और गुजरात का निर्माण। महाराष्ट्र और गुजरात इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है पंजाबी भाषी इलाके को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया? 1966 में। जितने भी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को 1966 में पंजाबी राज्य का दर्जा मिल गया कि हाँ आपसे आज पंजाबी बोलते हैं, आपका भाषा पंजाबी है, लो आप पंजाब रख लो। कब? 1966 ईस्वी में, 1966 में। अगला प्रश्न हमारा कहता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बने? 2000 ईस्वी में हाल फिलहाल में बना है। 2000 ईस्वी में कौन कौन से राज्य बने? झारखंड बना, बिहार से अलग होके, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके बना। कब? 2000 ईस्वी। ध्यान से समझिएगा, 2000 ईस्वी में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजों को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना हो तो वह भी व्यर्थ है। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये सारी बातें, ये सारी फिलॉसफी, सारे जो बातें हैं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर 1 के वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और एमसीक्यू भी आज आपके लिए तैयार हो गया। चैप्टर का डाउट सारा क्लियर हो जाना चाहिए आपका। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।